Hello everyone, welcome you all on your own very favorite channel of New Light Needs. So today we will be discussing our All India Full Syllabus Test और आज इसका 35th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन शुरू करते हैं और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये नोबल कॉज है मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 91, इन ह्यूमन मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज आर elasticity, extensibility, contractibility, and excitability. So elasticity, this is ability to stretch, ability of being stretched, and return to their normal size. Extensibility, extensibility is ability of being stretched beyond the normal size. Beyond normal size without damage. Without damage. ये हो गई extensibility. Ability of contraction. कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता है, ये इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। और एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू जनरेट एंड प्रोपागेट एक्शन पोटेंशियल। एबिलिटी टू जनरेट एंड प्रोपागेट एक्शन पोटेंशियल। ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड, जब स्टिमुलस दिया जाएगा तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट भी कर सकता है और उसको प्रोपागेट भी कर सकता है। तो एक्साइटेबिलिटी की जो फीचर है ये मसल सेल्स में है, मसल फाइबर्स में, और इसके अलावा नर्व सेल्स में, और ये सारे फीचर्स इसमें ये मसल सेल्स में। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल। 91st is second. Now we move to other question. Question number 92nd. Select the group in which all structures are gametophyte. Gametophyte का मतलब हो गया ये हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है प्लांट्स में। तो पॉलन ग्रेन क्या है? ये मेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? ये गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट में रूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या हुआ? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये प्रेजेंट होगा गैमेटोफाइट्स में। जेमा कप ये ग्रीन कलर का, इसमें एसेक्सुअल बर्ड्स होंगी, इनको जेमी बोला जाता है। जेमा कप यहाँ पर रिसेप्टिकल है जिसमें ये जेमी प्रेजेंट होगी। और ये किस में प्रेजेंट होता है? तो ये ब्रायोपाइट्स में प्रेजेंट है। और ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। राइजोइड्स, आर्किगोनियम, रूट, ओव्यूल। रूट जो होते हैं ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर होगा, 2n होगा। ओव्यूल ये भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, 2n है, डिप्लॉयड है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आर्किगोनियोफोर, मेगास्पोरेंजियल, स्ट्रोबिलाई एंड प्रोटोनिमा। आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर, फोर का मतलब होता है बियरिंग, तो आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर। मार्केंशिया में प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट्स में। मेगास्पोरेंजियम, द स्ट्रक्चर इन विच मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, इसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई जो कोन बना होता है, तो ये यहाँ पर ये दोनों डिप्लॉयड, आर्किगोनियोफोर ये हैप्लॉयड। और प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनिमा स्टेज, तो ये भी हैप्लॉयड। इसके बाद एंथ्रीडियोफोर, तो ये भी गलत हो गया। एंथ्रीडियोफोर ये जैसे आर्किगोनियोफोर था, आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर, ये एंथ्रीडिया बियरिंग स्ट्रक्चर, ये भी किस पे? गैमेटोफाइट पे होगा, मतलब एन होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और ये डिप्लॉयड होगा। स्टेम ये भी डिप्लॉयड। और प्रोथैलस, प्रोथैलस यहाँ पर हैप्लॉयड, तो ये भी यहाँ पर गलत।
प्रोथैलस गैमेटोफाइट स्टेज होती है होमोस्पोरस टेरोफाइट्स की। तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी। तो यहाँ पर ऑल स्ट्रक्चर्स आर गैमेटोफाइट, तो ये होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93rd। सेलेक्ट द ऑड गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस, सिंकार्पस एंड एपिपेटलस। तो ऑड वन जो आउट होगा इसमें से वो होगा एपिपेटलस। गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस और सिंकार्पस, तो ये ओवरी के लिए, सिंकार्पस ओवरी, जैसे गैनोशियम बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, तो कार्पल ज़्यादा फ्यूज्ड है, ओवरी सुपीरियर। तो सिंकार्पस कंडीशन ये कोएजन का एग्जाम्पल हुआ। गैनोशियम 1 में सेम यूनिट्स का ये यूनियन है। गैमोपेटलस इसी तरह से, गैमोपेटलस ये भी पेटल्स का यूनियन हो गया, और ये भी सेम वर्ल्ड के यूनिट्स के बीच में है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी कोएजन का एग्जाम्पल हो गया। और गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस में यहाँ पर सेपल्स का यूनियन है, और ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी कोएजन का एग्जाम्पल, क्योंकि बर्थ में कैलेक्स में सेपल्स जो यूनिट्स हैं सिर्फ इन्हीं का ही यूनियन है। तो कोएजन कोएजन कोएजन। और किपीपेटलस, ये कंडीशन जो है ये अडेजन का एग्जाम्पल। अडेजन का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम जब पेटल से फ्यूज होता है तब इसको किपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली में देखने को वगैरह में। तो ऑड हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। In Amazonian rainforest, what is the number of its species of birds, mammals and fishes respectively? तो Amazonian rainforest ये greatest biodiversity on earth कैरी करता है। 20% का ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। लंग्स ऑफ द अर्थ प्लैनेट भी बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो 1,25,000 तो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 40,000 यहाँ पर प्लांट्स हैं, 3,000 फिशेज हैं, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स एंड एम्फीबियंस हैं, और 378 यहाँ पर रेप्टाइल्स है। तो ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस के बारे में। तो बर्ड्स यहाँ पर हो गई 1300, मैमल्स हो गए यहाँ पर 427, 1300 427, और फिशेस हो गई 3000। तो आंसर होगा यहाँ पर बस। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। The cultivation and management of ornamental and especially flowering plants। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो कल्टीवेशन है ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। सेरिकल्चर, ऑलरिकल्चर एंड पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज रिलेटेड विद रियरिंग ऑफ फिशेस, फिशेस से रिलेटेड है ये। इसके बाद ऑलरिकल्चर, ये कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑलरिकल्चर, और रेशम के लिए सेरिकल्चर। तो यहाँ पर फ्लोरिकल्चर, ये सिंपल के लिए, सिंप के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इन विच एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर व्यू। तो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें इन्होंने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को। इसके दो स्ट्रेन लिए थे, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो होता है ए वायरुलेंट है, एस स्ट्रेन यहाँ पर वायरुलेंट है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग होगी, इस वजह से ये डिटेक्ट नहीं होता है।
ये एवायरुलेट। तो यहाँ पर यूज हुआ था प्रोकैरियोटिक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूज हुआ था इकोलाई, प्लस यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस भी यूज हुआ था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर P32 और S35P यूज हुआ था। मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट जो था ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और इसमें हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन हुआ क्यू एंड ई बोलाइवोर की। तो तीनों में ही यहाँ पर प्रोकैरियोट्स यूज किए गए। आंसर होगा यहाँ पर 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सेलेक्ट द एनिमल्स इन विच क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें है? ये एनिलिडा में भी है और डेटा में भी है, और इसके अलावा जो मोलस का जो ग्रुप है सिफेलोपोडा, इसमें भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिफेलोपोडा के एग्जांपल्स हैं ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश बोलते हैं, सीपिया, कटल फिश, ये इसके एग्जांपल्स। तो कंगारू, ये क्या हो गया? ये मैमल कॉर्डेट है। ये क्रोकोडाइल, ये रेप्टाइल, यहाँ पर भी कॉर्डेट्स। कैट, ये मैमल। डॉग, मैमल। पैरट, ये एव्स। क्रो, एव्स। एलिफेंट, मैमल, ये भी कॉर्डेट। फ्रॉग, एम्फीबियन, ये भी कॉर्डेट। टाइगर, मैमल एंड ह्यूमन, ये सारे ये भी मैमल्स। तो ये सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। तो यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। 7, 8, 9, 10, आंसर यहाँ पर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। स्टेम्बल नोड्स और इंटरनोड दोनों प्रेजेंट है, रूट में ये एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर ये नोड्स हो गए और इनके बीच में ये इंटरनोड, उसमें ये एब्सेंट है। फाइब्रस रूट सिस्टम ये वीट में होगा, और ये कौन सा है? ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का टाइप है। रूट्स यहाँ पर अराइज होती हैं बेस ऑफ द स्टेम से। तो ये हो गया फाइब्रस। टैप रूट सिस्टम ये मस्टर्ड में प्रेजेंट है। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट, और फिर इससे यहाँ पर एसेसरी रूट, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस। तो ये मस्टर्ड में। इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, डायोनिया पीनस फ्लाइट ट्रैप, इसका दूसरा नाम होता है डायोनिया। और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस होते हैं, अदरवाइज ये फोटोसिंथेटिक है। तो मैचिंग यहाँ सामने दी हुई है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now we move to other question, question number 99. Which of the following are excretory structure or organ? मैक्रीजियन ट्यूब्यूल्स, मैक्रीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें हैं? ये कॉकरोच में है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करेंगे। नेफ्रीलिया, ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एनालिड्स में प्रेजेंट है। ये इंसेक्ट्स में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। यूरिकोस ग्लैंड, ये यूरिकोस ग्लैंड भी कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एंटीनल ग्लैंड्स, ये क्रॉन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ये भी डायफ्राम, ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बॉडी टेंडरी, ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, बॉल्स को पलटने से बचाते हैं। तो ये 4 A B C D, ये 4 यहाँ पर हो गए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट, नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। What is camouflage? Summer sleep, winter sleep, ability to change the color to hide them from their enemies.
और पोइकिलोथर्म्स, तो पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ करके बाकी ऑर्गेनिल्स जो हैं वर्टिब्रेट्स में वो पोइकिलोथर्म्स। समर स्लीप और विंटर स्लीप, समर स्लीप के लिए लोग यूज करते हैं एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइबरनेशन। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होती है वो काफी स्लो हो जाती है, बट ये कैमोफ्लेज नहीं है। कैमोफ्लेज में क्या होता है, सराउंडिंग के जैसा दिखने लगता है, बैकग्राउंड के जैसा ही दिखने लगेगा। तो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन है, द एबिलिटी टू चेज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच के लिए स्पर्मेथिका, कोलेट्रियल ग्लैंड, फैलोमियर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। तो फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका इज फंक्शन ऑफ कोलेट्रियल ग्लैंड, और ऊथिका प्रेजेंट होगा फीमेल कॉकरोच में। नंबर होता है 9 to 10, एक बार में रिलीज होते हैं, और एक ऊतिका में फर्टिलाइज एग्स होते हैं 14 to 16 एग्स, फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट। कोलेक्ट्रियल ग्लैंड ये भी फीमेल कॉकरोच से रिलेटेड है। स्पर्मेथिका ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स के लिए और रिलीज के लिए, ये भी किसमें है, ये फीमेल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे आंसर क्या हुआ, फैलोमियर। फैलोमियर क्या है, ये गोनापोफाइट्स, ये एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट्स हैं, तो ये मेल कॉकरोच में प्रेजेंट है। तो 101 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। कोलेजन फाइबर एब्सेंट इन, तो ये ब्लड की सेल्स दी हुई हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है इस ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है बट फाइबर्स एब्सेंट। तो कोलेजन फाइबर एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, इसमें भी ये होंगी थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। Which type of tissue is involved in functions like forming a diffusion boundary? तो डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्मेशन किसका फंक्शन हुआ, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का। ये फ्लैट सेल्स की बनी होती, ये रेगुलर बाउंड्री होगी, और ये प्रेजेंट होते हैं एल्वेओलस में, जहाँ पर डिफ्यूजन की जरूरत होगी, और इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में और बोमेंस कैप्सूल की जो पेरिफेरल लेयर है उसमें भी। फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में, एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। यहाँ पर ये प्रेजेंट है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम ये कॉलमनर सेल्स का बना होगा, बेसल न्यूक्लियाई होगा, इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, सीलिएटेड हो सकता है, ग्लैंडुलर हो सकता है, ब्रश बॉर्डर्ड हो सकता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स ये इलोंगेटेड सेल्स, ये फ्यूजी फॉर्म होगी, और ये उसके अलावा फ्यूजी फॉर्म के अलावा इनमें इनपरफोरेटेड होती है, परफोरेशंस एंड वॉर में एब्सेंट होते। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ये इलोंगेटेड नहीं, ये कैसी होती है, अमीबॉइड शेप होगा। मीजोफिल सेल्स, ये राउंड एंड ओवल, मीजोफिल क्या है, ग्राउंड टिश्यू है लीफ का, राउंड एंड ओवल होंगी। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होता है। कॉलमनर एपिथेलियम, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, तो ये भी सही है, कॉलमनर बेसल न्यूक्लियाई होगा। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर कौन सा हो गया, सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105।
Assertion: in epidermal tissue system, the epidermal appendages are always unicellular. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में यहाँ पर रूट हेयर्स आएंगे और ट्राइकोम्स या शूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स यूनिसेलुलर हैं, ये ठीक है। एपिब्लेमा का डायरेक्ट इलोंगेशन से बने, एपिडर्मा सेल्स के इलोंगेशन से बनते हैं। ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बट मोस्टली ये मल्टी सेलुलर है। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, शॉर्ट सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, नॉन सिक्रेटरी। तो ये सब ट्राइकोम्स के लिए। तो आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, इसलिए ये गलत हो गया। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर व्हाइल ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 105 is second. Now we move to other question. Question number 106. Select the incorrect match. तो TCT थायरोकैल्सिटोनिन और PTH इसको बोलते हैं पैराथार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन है जो रिलीज होता है ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की मोटिलिटी और सिक्रीशंस को ये कम करेगा। तो ये जीआईटी से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सही दिया हुआ है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे, ये भी सही है। ये इंटरमीडिएट लोब से आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। पैराथार्मोन, पैराथार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये हाइपोक्लासिक कैल्सिमिक या हाइपर कैल्सिमिक, तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और ये एंटागोनिस्टिक होता है टीसीपी का, थायरोकैल्सिकोनिक। थायरोकैल्सिकोनिक जो है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, हैवी कैल्सिमिक। और टीसीटी पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, ये आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं पीसीटी। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, आंसर विल बी थर्ड। Now we move to other question. Question number 107. Select the correct match. CNS, Central Nervous System. तो इसमें क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन से निकलेगी उनको बोला जाएगा क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से उनको बोला जाएगा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती हैं ह्यूमन्स में 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स का नंबर है 31 पेयर्स। तो ये सही है। हैवी मीरोमाइसिन और लाइट मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन क्या है, ये मायोसिन जो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, तो मायोसिन का जो ये मोनोमर है वो है मीरोमाइसिन। और इसके दो टाइप है, हैवी मीरोमाइसिन और लाइट मीरोमाइसिन। लाइट मीरोमाइसिन इसमें टेल पार्ट, और इसमें ग्लोबुलर हेड्स प्लस शॉर्ट आर्म। ये बनाएगा हैवी मीरोमाइसिन। तो यहाँ पे पैचिंग सारे ही सही की, करेक्ट मैच। और नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस, तो फिशेस में वेनस सर्कुलेशन होता है, इनप्योर ब्लड ही फ्लो करेगा, सही है, सिंगल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में एम्फीबियंस में भी है और रेप्टाइल्स में भी, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मोस्ट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ये बर्ड्स में प्रेजेंट है और मैमल्स में भी है।
ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही, ये सही। इनकरेक्ट मैच होगा यहाँ पर सेकेंड। 108. Now we move to other question. Question number 109. तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन और लिविंग का कंपोजिशन दिया हुआ है। नाइट्रोजन तो ये गलत है, यहाँ पर वेरी हाइट अर्थ क्रस्ट में ये वेरी लो है। ऑक्सीजन सही है 46.6 है, लिविंग में 65 है। सोडियम 3.6 और 1.5 ये सोडियम के लिए, एक बिग स्ट्रिक्ट कैल्शियम के लिए। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर ये 27.7 2.1 और यहाँ पर ये 0.1। तो यहाँ पर करेक्ट हुआ सिर्फ बी। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन सिंपल लिपिड है। ये फैटी एसिड के साथ ये ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड, जब एक फैटी एसिड यहाँ पर आकर के रिएक्ट करेगा तो वाटर का रिमूवल होगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। मोनोग्लिसराइड जब दो करेंगे तो ये डाइग्लिसराइड, और यहाँ पर ये जब तीन तो ये ट्राइग्लिसराइड। तो ये है ग्लिसरॉल और ये सिंपल लिपिड। अमाइनो एसिड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन 3 कार्बन है, ये तो सही है। इसके बाद राइबोस, राइबोस कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन है, एंड 2 शुगर होती है, ठीक है। यूरासिल नाइट्रोजन बेस है, 6 कार्बन, ये गलत हो गया। यूरासिल का जो स्ट्रक्चर है इसमें 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडी, और यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन जो होती है 1 एंड 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो कार्बन कितने बचे यहाँ पर? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। टोटल कार्बन 6 नहीं, यहाँ पर होंगे 4 कार्बन। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेस देन 15 कार्बन्स, ये भी गलत हो गया। लिपिड तो है बट ये लेस देन 50 कार्बन्स नहीं। यहाँ पर 4 रिंग्स हैं और हाइड्रोकार्बन की चेन है 27 कार्बन्स। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर सही है ओनली बी। 110 is second. Now we move to other question. Question number 111. The time duration of cell cycle in yeast. तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट्स, that is equal to 1.5 hours. Now we move to other question. Question number 112. Select the correct statement for chemiosmosis hypothesis. तो chemiosmosis hypothesis ये पीटर मिशेल ने दी थी। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एटीपी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और इसके लिए जरूरी होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन, और प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो chemiosmosis requires a membrane, proton pump, proton gradient and ATP synthase. ATP synthase प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, उसी के थ्रू ऊपर के जाएगा ये प्रोटॉन, CF1 में एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होगा। तो ये सही है। इट इज रिलेटेड विद ATP फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ATP सिंथेस एज अ चैनल, तो यहाँ पर अगर ये थैलाफॉइड है तो यहाँ पर ये CFO और CF1 दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। CFO यहाँ पर ये चैनल प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू ऊपर के HN जाएगा। CF1 में यहाँ पर ATP सिंथेस एक्टिविटी होती है, दो कंपोनेंट से मिलकर के वैसे बना हुआ है CFO और CF1। तो ये सही है। Channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze the formation of ATP. ये स्टेटमेंट सही है। The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 part के, और जब ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा मतलब HN प्रेसिपिटेशन ह्यूमन में ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ कम होता है। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसका ग्रेडियंट का क्या हुआ? ब्रेकडाउन।
इसकी वजह से या CF1 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है, ADP और इनॉर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाता है। तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है, आंसर होगा यहाँ पर 4। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। राइबोसोम, इसकी खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी 1953 में। 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज, ठीक है। प्रोकैरियोट में सिर्फ 70 ईयर्स तक है राइबोसोम। इसके दो कंपोनेंट है, 30 ईयर्स 50 ईयर्स। और यूकैरियोटिक में आमलिन में तो होता है 70 ईयर्स, बट साइटोप्लाज्म वगैरह में होगा 80 ईयर्स। तो यहाँ पर 70 ईयर्स और 80 ईयर्स दोनों प्रेजेंट है। 80 ईयर्स के जो कंपोनेंट्स है वो है 40 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 4.1 माइक्रोमीटर सही दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यहाँ पर पिगमेंट जो होगा वो एब्सेंट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस। लाइपेजेस मतलब जो लिपिड्स पर एक्ट करेंगे, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। और प्रोटीएजेस ये प्रोटीन पर एक्ट करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है, आंसर होगा यहाँ पर 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 140। Given below are two statements, the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो यहाँ पर दो सेल्स के बीच में यहाँ पर ये जो कनेक्शन होगा ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा विल प्रोवाइड चैनल जिसके थ्रू आयंस मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। जैसे एपिथेलियल सेल्स में गैप जंक्शंस है, उसी को इक्विवेलेंट या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, सेल को प्रोवाइड करेगा, रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये स्टेटमेंट भी सही दिया और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। Given below are two statements, greater the DOB of wastewater, more is its polluting potential। BOD अगर ज़्यादा होगा तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितना यूज करेगा, इसी को बुलाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्गेनिक मैटर के। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा पीओडी उतना ही ज़्यादा। ये ग्रेटर द बीओडी what is its polluting potential सही दिया हुआ है। lesser the BOD of waste water, less is its polluting potential, तो इसी का अपोजिट है ये। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही, both statement 1 and 2 are correct। Now we move to other question, question number 160। The structure which provides vascular connection between fetus and uterus, तो इसको बोला जाएगा प्लेसेंटा। ये डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा फीटस और यूट्रस के बीच में। यहाँ पे टाइप ऑफ प्लेसेंटा है कोरियोनिक। और आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। Now question number 117, which of the following are cloning vectors? Plasmids। प्लाज्मिड्स क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। और ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग भी है। बैक्टीरियोफेज, ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और इस वजह से ये वेक्टर की तरह एक्ट करेगा और इसके अंदर रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है बैक्टीरियोफेज के अंदर।
independent of chromosomal DNA. और ओनली प्लाज्मिड्स यहाँ पर गलत है। तो ये जितना इनका कॉपी नंबर होगा, बैक्टीरियोफेज का हाई कॉपी नंबर है, तो उतने ही ये फॉरेन जीन की कॉपीज तैयार कर देगा। आंसर विल बी थर्ड। Question 180. Which of the following is are involved in oxidative decarboxylation? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर ये पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड यहाँ पर एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होगा ये। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगी इसको एक्सेप्ट करेगा NAD+। किसमें चेंज हो जाएगा? तो ये चेंज हो जाएगा NAD2H में। इसके अलावा यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है, NADH भी है, और आंसर हो जाएगा 4 ऑल ऑफ दीज। और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इक्वल होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ये लिंक रिएक्शन है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 119. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में बी फॉर्म फ्रॉम पायरुविक एसिड थ्रू फर्मेंटेशन? तो पायरुविक एसिड से वो फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड भी बन सकता है और एथेनॉल भी बन सकता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो एथेनॉल, और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड। एथेनॉल जब बनता है तो यहाँ पर 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ये डिकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम होगा यहाँ पर पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और इसके बाद यहाँ पर बनता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, और इसको फिर रिड्यूस करके यहाँ पर बनाते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH। यहाँ पर कौन आएगा? NAD2H। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहाँ पर एंजाइम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और लैक्टिक एसिड जब फर्मेंटेशन होगा तो ये सिंगल स्टेप में होगा। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2. Now we move to other question. Question number 120. Select the correct statement for factor in photosynthesis. Photosynthesis में factors देखे जाए तो law of limiting factor was given by Blackman, सही है। Photosynthesis is under the influence of several factors, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर इसमें से मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल, कार्ड, क्लोरोप्लास्ट, तो ये सब यहाँ पर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। सनलाइट, वाटर एंड टेम्परेचर आर टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, मतलब पानी की कमी है, तब यहाँ पर स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। आंसर होगा यहाँ पर और। Now we move to other questions. Question number 121. In human body, the lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts. These tracts are, इसको बोलते हैं mucosa associated lymphoid tissue, ये 50% है lymphoid tissue का। और ये कहाँ पर? तो रेस्पिरेटरी, जो भी इनलेट पॉइंट्स है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, इन सभी ट्रैक्स में ये प्रेजेंट है। आंसर होगा यहाँ पर 4
और ये कौन सा होगा, तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट, in hemophilia, a single protein that is a part of the cascade of the proteins involved in the clotting of blood is affected। तो यहाँ पर इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली पे था ये, और ये ए बी और सी टी टाइप का। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ई में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की, और सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ए और बी इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है सेक्स रिसेसिव, और ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जीन होता है 4 क्रोमोसोम नंबर 4 पे। थैलासीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो हीमोग्लोबिन में, एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर बात की है तो इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। अल्फा वाला होगा तो अल्फा थैलासीमिया। अल्फा थैलासीमिया का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। बीटा थैलासीमिया का जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। इसके 2 एलील्स हैं, एक जीन है यहाँ पर, 2 जीन है, टोटल 4 एलील्स है। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही दिया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to other question, question number 123. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। तो यहाँ पर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ये यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके यहाँ चले गए। तो यहाँ पे नए सेटलमेंट में जो जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी हो, ये मेंबर्स जो होंगे वो फाउंडर मेंबर्स कहलाएंगे, और ये सडन चेंज हुआ है तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तो आंसर है इसकी यहाँ पर होगा फाउंडर इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप का, एक है फाउंडर इफेक्ट और दूसरा होता है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में बॉटल नेक क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये नेचुरल कैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, प्राकृतिक आपदा को। तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। Now question number 124. In human body, on which side the partial pressure of oxygen is 104 mm of Hg? तो ये यहाँ पर एल्वियोलस, और ये इसकी रिच ब्लड सप्लाई, कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड इधर से। एल्वियोलस में जो पार्शियल प्रेशर होगा ये 104 ऑक्सीजन के लिए और 40 mm ऑफ Hg, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये PCO2 एल्वियोलस। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है 40 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 45 mm ऑफ Hg। तो 104 से ये 40 की तरफ और ये 45 से इधर की तरफ। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा इसमें हो जाता है 95 mm ऑफ Hg, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और 40 mm ऑफ Hg, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर यहाँ पर हुआ एल्वियोलस। Now we move to other question, question number 125. Given below are two statements: the use of drugs and alcohol damages nervous system and liver. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus। तो ये ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल ये नर्वस सिस्टम और लिवर को अफेक्ट करती हैं। अल्कोहल की वजह से लिवर में लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस इज इरिवर्सिबल टर्मिनल स्टेज। और इसके अलावा द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ ज्वाइंट? तो फाइब्रस ज्वाइंट, इमोवेबल ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ये लिमिटेड मूवमेंट वाला ज्वाइंट है, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट मूवमेंट साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के ही एग्जाम्पल्स हैं पिवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट। इसके अलावा ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। तो
तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो यहाँ पर ऑल फाइब्रस जॉइंट हमें देखने को मिलता है स्कल के बोन्स में, कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी? पैंथेरा ये यहाँ पर जीनस हो गया, फैलिडी ये फैमिली हो गई, कार्निवोरा ये ऑर्डर हो गया, और कॉर्डेटा ये फाइलम। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? फाइलम। तो आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। और 128 में यहाँ पर दिया हुआ है द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन और कॉल्ड। तो जिसके जीन्स को मैनिपुलेट किया जाए उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। एक्स प्लांट जो है ये एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज फॉर टिश्यू कल्चर, जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाएगा। टोटिपोटेंसी ये एबिलिटी होगी प्लांट सेल की टू फॉर्म, प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू की टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। सोमैटिक हाइब्रिड्स ये यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बनेंगे। तो आंसर यहाँ पर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टैक पॉलीमरेज। टैक यहाँ पर क्या है? ये थर्मस एक्वेटिकस। Type of DNA polymerase involved in PCR isolated from multicellular organism. It remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. तो टाइप ऑफ DNA polymerase है, ठीक है, इन्वॉल्व इन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है और ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, इसीलिए इसको PCR में यूज किया जाता है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन ये स्टेप्स हैं PCR के। तो आइसोलेटेड फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये गलत हो गया, ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, थर्मस एक्वेटिकस। It remain active during the high temperature induced denaturation of double stranded DNA. तो आंसर हुआ यहाँ पर इनकरेक्ट थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हिंट D2, PST1 एंड EcoR1। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये बैक्टीरिया है, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी और EcoR1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एशेरिशिया कोलाई। तो ऑल आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, all are isolated from prokaryotes, all cuts DNA at a specific location। restriction enzyme है, ये पैलिंड्रोमिक साइट पर कट करेगा। तो all cut at a specific location सही है। some are isolated from prokaryotes and some from eukaryotes, ये गलत है। ये भी प्रोकैरियोटिक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से ऑब्टेन्ड होता है। ये प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी ये भी प्रोकैरियोट और एशेरिशिया कोलाई ये भी प्रोकैरियोट। तो इनकरेक्ट हुआ यहाँ पर फोर्थ। In dicot root, the tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of। तो ये यहाँ पर tangential walls, ये radial wall दोनों पे डिपोजिशन है वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का, और ये बनाते हैं क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। सेलेक्ट द प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू जाइलम भी है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम भी है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये एनिमल टिश्यू, कार्टिलेज ये भी एनिमल, कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा ये पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सब क्या है? ये सिंपल टिश्यूज। और कोलेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा का बना हुआ है, और इसमें डिपोजिशन होता है सेलुलोज कॉर्नर्स पे, हेमी सेलुलोज पैक्टिन का। आंसर होगा यहाँ पर A, B एंड E।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डीकैपिटेशन वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में ऊपर से पिंचिंग की जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा घना होगा, टी ज़्यादा टी प्रोड्यूस होगी, सही है। ऑक्सिन हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये भी ठीक है, साइटोकाइनेसिस को बढ़ाएगा। जीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पर एब्सिसिक एसिड है, ABA। जीए ऑल्सो डिले सेनेसेंस, ये ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सेकंड मैसेंजर, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे जिनके, जैसे प्रोटीन हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, इनके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, तो यहाँ पर सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं ये इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, सही दिया हुआ है। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ये ग्लाइकोजेनेसिस होगी, ये भी सही है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया, ये डायबिटीज मेलाइटस में। फॉर्मेशन ऑफ WBC, WBC का फॉर्मेशन ये एरिथ्रोपोइसिस, ये गलत, एरिथ्रोपोइसिस नहीं, RBC का जो फॉर्मेशन है उसके लिए एरिथ्रोपोइसिस। अगर इन जनरल ब्लड सेल्स के लिए पूछा जाएगा तो हीमोपोइसिस। तो आंसर होगा यहाँ पर A, B एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हो गया C एंड D। Now we move to other question. Question number 135. Select the correct match. Fallopian tubes tied and cut, तो ये हो गया ट्यूबेक्टोमी, सही है, ये स्टरलाइजेशन मेथड है, फीमेल्स में यूज किया जाएगा। टर्मिनल मेथड होगा, इरिवर्सिबल मेथड होगा कॉन्ट्रासेप्शन का। वास डिफरेंस टाइड एंड कट, वैसेक्टोमी, ये मेल्स के लिए, और यहाँ पर भी स्टरलाइजेशन मेथड है ये भी। टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये लैक्टेशनल अमीनोरिया, ये भी ठीक है। यहाँ पर लैक्टेशनल अमीनोरिया मतलब इंटेंस लैक्टेशन के वक्त अप टू 6 मंथ्स तक ये इफेक्टिव रहेगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल इन विट्रो नहीं, इन विट्रो का मतलब हुआ इन आर्टिफिशियल कंडीशन, इन लैबोरेटरी कंडीशंस। आंसर होगा A, B एंड C, करेक्ट मैच पूछा गया है। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं बेगम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सेमेस्टर 35 जो कि 2 फरवरी 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर को वो धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत वेल शानदार एक्सप्लेन किया। थैंक यू शैलेंद्र सर। आई होप आगे भी इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे और नए पॉइंट्स बताएंगे जिससे मैं भी कुछ सीखूंगा और बच्चे भी कुछ सीखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पेपर के सामने। क्वेश्चन 91 से 135 तक शैलेंद्र सर ने किया है, अब हम कर रहे हैं 136। आपके सामने पहला सवाल है द सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड आर, तो कुछ नहीं सर, पहला सवाल देखिए, आपको मतलब कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है, ठीक है, इसका वायरस है राइनो वायरस, ये बात आपको पता है। वाइल्ड राइनो वायरस, आपको मालूम है कि जब कोई बीमारी होती है उसके कुछ सिम्टम आते हैं। पहला सिम्टम नजल कंजेशन, इसी को आप जुकाम बोलते हो, और जुकाम के सिम्टम तो आपको भी याद होंगे भाई, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, सब है ऑल। थर्ड आंसर भाई, जुकाम के सिम्टम तो आपको खुद ही याद हैं। अब देखिए लिखा सर XC2 XC2, कुछ नहीं सर, हार्ट स्पॉट जो है वो तो NC2 है, और टिश्यू कल्चर जो है XC2, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, गैमिट बैंक, पॉलन बैंक, क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सब के सब क्या है भाई, टिश्यू कल्चर XC2, और सेक्रेड ग्रोव और बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है, INC2। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेशनल पार्क INC2, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये क्या, INC2, सेकेंड आंसर।
लिखा है इन प्रोफेज वन विच इवेंट नॉट टेक प्लेस, क्रॉसिंग और आपको पता है प्रोफेज वन के पैकीटीन स्टेज में होता है। फॉर्मेशन ऑफ कियास्माटा आपको मालूम है डिप्लोटीन में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है सर ये एनाफेज 2 में होता है, और सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स ये जाइगोटीन में होता है। ठीक, तो मुझे क्या दिख रहा है आंसर थर्ड, ये एनाफेज 2 में होता है, प्रोफेज 1 में नहीं। लिखा है फॉलोइंग आर फॉर, ये गलती कभी मत करिएगा कि इकोसिस्टम में जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो साइज में बड़ा है या बहुत एक्टिव है, जैसे चीता बहुत एक्टिव जंगल का राजा, नहीं। इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम सब इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर सब इंपॉर्टेंट होते, याद रखिएगा। क्यों, अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग नहीं हो पाएगी, और न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं हो तो पौधे को मिलेगा तो हम लोग क्या खाएंगे। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम। फोर्थ आंसर लिखा बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस। आपको मालूम था कि सपोज दैट मैं कह रहा हूं ये स्पैरो है, स्पैरो इसने अगर कोई सीड खाया या कोई ग्रेन वगैरह खाया तो भैया ये तो हो गया ट्रॉफिक लेवल 1 पे, ये ट्रॉफिक लेवल 2 पे, और अगर मान लो इसने इंसेक्ट खा लिया तो भाई साहब यही आ गई ट्रॉफिक लेवल 3 पे। इसका मतलब किसी का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है। ये क्या लिखा है, स्पेसिफिक प्लेस, आप क्या खाते हैं, आपकी फीडिंग हैबिट क्या है, उससे डिसाइड होता है कि इकोसिस्टम में आप किस लेवल पर रखे जाएंगे, दैट इज ट्रॉफिक लेवल। क्या आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। लिखा हुआ टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक, रैबिट है, पिग्स है, माइस है, ये सब के सब है, और 95 क्या है, माइस है। फोर्थ आंसर लिखा है सर द कट स्टेटमेंट फॉर पॉलिनेशन। आपको मतलब पॉलिनेशन कुछ नहीं सर, ये सपोज है आपका फिलामेंट है, ये एंथर है, यहाँ पॉलन ग्रेन बन रहा है और यहाँ से ऐसे उड़ा, स्टिग्मा के सरफेस पे गया, यहाँ तक की यात्रा का नाम पॉलिनेशन। और भाई साहब ये अपने मन से रोबोट 3 या कोई स्पाइडरमैन की तरह उड़ के तो जाएगा नहीं, इसको पहुंचाने वाले का नाम एजेंट, उसका नाम पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। हवा हो सकता है क्या, यस सर। पानी हो सकता है क्या, यस सर। तापमान तो लेके जाएगा नहीं, तो हवा पानी हो सकते हैं, और हवा पानी में एयर विंड में मोस्ट कॉमन एबायोटिक में क्या, विंड। तो भाई साहब ये वाटर तो गलत हो गया, क्या ये गलत हो गया, विंड ये गलत हो गया। अब बायोटिक में मोस्ट कॉमन क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी कौन, बीज या हनी बीज, मतलब बीज कैसे, मक्खियां ज्यादा होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंसेक्ट ही होते हैं, बर्ड नहीं, और भी हो सकते हैं, लिजर्ड हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, बर्ड्स हो, इवन मैमल्स भी हो सकता है, लीमर्स हो सकते हैं। ठीक, तो भाई पॉलिनेशन एयर वाटर एनिमल हो सकता है। और जितने पानी में डेवलप होने वाले पौधे होते हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं होता कि वो सब के सब पानी इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए, नहीं। जो आपका वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये आपका पानी नहीं इस्तेमाल करते, ये करते इंसेक्ट अथवा विंड का। ऐसा क्यों, ये पानी की सरफेस के ऊपर जो होता है इनका फ्लावर होता है। तो भाई साहब जब पानी इनके फ्लावर कांटेक्ट में ही नहीं है तो कैसे पॉलिनेट कर पाएगा। तो ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज, ये गलत है भाई। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इनमें पॉलिनेशन है, बट अमंग एनिमल्स ओनली इंसेक्ट, और नहीं इंसेक्ट नहीं और भी एनिमल, लीमर्स है, रेप्टाइल है, बर्ड है। तो मुझे सिर्फ ए सही दिख रहा है, ओनली ए। थर्ड आंसर करेक्ट स्टेटमेंट। 143 लिखा समुद्र कैरेक्टर बीटी कॉटन, कुछ नहीं सर, बीटी कॉटन जो है ये आपके इंसेक्ट के लिए होता है या ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स के लिए होता है, इनका टॉक्सिन। और ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिक क्रिस्टल बनाता है, और ये टॉक्सिक क्रिस्टल जब किसी आपके इंसेक्ट के गट में जाता है तो वहां एल्कलाइन पीएच में ये सोलराइज होता है, चेंज होता है उसका मीडियम। तो ये कहना गलत है कि हाई यील्ड बिल्कुल सही है, लेकिन टॉक्सिक नहीं होता सर, ये प्रोटॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, प्रोटॉक्सिक इसलिए गलत है भाई। ठीक, और रेजिस्टेंस टू बोलवर्म तो आपने पढ़ा ही था, और इसके लिए कौन सी जीन थी सर, क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकेंड ए बी याद रखिएगा। और क्राई फर्स्ट ए बी जो है ये कौन बोरर के लिए है, मीडियम यील्ड हम नहीं चाहेंगे पहली बात। और एफिड्स के लिए रेजिस्टेंस आपको कैसे याद होगा, बीटल थी जिसका रेड मार्किंग था, लेडी बर्ड, उसने इसको कंट्रोल किया, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएगा, इसको थोड़ी करेंगे। दैट इज फोर्थ आंसर। लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट एफिड नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल से ही हो जाएगा। तो बीटी कॉटन बनाने का उद्देश्य था और ये जो बीटी जीव होता है, जीन होता है, ये क्रॉप के लिए स्पेसिफिक होता है, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो ये सही तो है, लेकिन ये टॉक्सिक प्रोटीन किसी नहीं, प्रोटॉक्सिक बनाता है, याद रखिएगा। और इंसेक्ट में जा करके इसको किल करने के लिए वो चेंज होता है। फोर्थ आंसर। अब लिखा टर्मिनेशन, रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग, और ये सब के सब आपके प्रोफेज 1 में होने वाली घटनाएं हैं। प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 किसका पार्ट है सर, मियोसिस 1। और प्रोफेज 1 में भी देखिए सबसे पहले आपका आता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन
जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब देखो जो आपका टर्मिनाइजेशन है वो आपका कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होता है, और रिकम्बिनेज पैकाइटिन में, क्रासिन पैकाइटिन में, तो जाहिर सी बात है मियोसिस 1 है फर्स्ट, सेकंड आंसर। लिखा इफ यू आइसोलेट, आपको मालूम था कि जैसे सपोज है कोई ये जीव है, आपको इसके न्यूक्लियस के अंदर से ये आपका डीएनए निकालना है, लेकिन ये इस डीएनए के अलावा और भी चीजें इसके पास है, इसके पास प्रोटीन है, एक सेल वॉल है, आरएनए है, तो पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे। अब सेल वॉल वेरी करता है, बैक्टीरिया की बात करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना है, फंजाई की बात करेंगे तो काइटिन पॉलीसैकेराइड का बना है। तो सबसे पहले हमें क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा, सेल वॉल। तो भाई साहब अगर फंगल सेल को करना है तो भाई साहब काइटिनेज ही होगा। अब देखिए आरएनए रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लिएज या आरएनएज, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। प्लांट की बात करेंगे तो पहले सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज वाले को सेलुलोज के माध्यम से। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसके लाइसोजाइम को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये वेरी करता है कि आपको कौन से जीव से क्या डीएनए निकालना है। तो काइटिनेज इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले काइटिन की सेल वॉल गायब करेंगे। पेप्केज और रुबिस्को ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है, और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके पॉलीमराइज करता कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, थर्ड आंसर। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके वेरी करेगा। अगर मान लीजिए हमने फंगल सेल की जगह बैक्टीरियल सेल लिख दिया तो आपका आंसर क्या जाएगा, लाइसोजाइम। मैंने प्लांट सेल लिख दिया तो सेलुलोज आएगा। और बाकी तो देखिए प्रोटीन तो सब में कॉमन है, आरएनए मतलब प्रोटीएज और आरएनएज सभी में होंगे और सबको इससे हटाना पड़ेगा, वेरी करेगा उसके सेल वॉल के अकॉर्डिंग। तो 145 का क्या आंसर आ गया, थर्ड आंसर। आपको जब मोनरा किंगडम पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ कहा गया था कि बैक्टीरिया के 4 प्रकार के शेप थे, जो स्फेरिकल है उसको बोलते हैं कोकाई, ठीक, जो रॉड शेप्ड है उसको बोलते हैं बेसिलाई, और जो स्पाइरल शेप्ड है उसको बोलते हैं स्पाइरलम, और जो विब्रियो होता है वो होता है कॉमा शेप। याद रखिएगा क्या होता है, कॉमा शेप। तो इन्वर्टेड पीयर शेप ये गलत है। तो ये इस बात पे था ये क्वेश्चन कि क्या आपको ये बात पता है कि बैक्टीरिया के जो 4 शेप थे उनके नाम, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता है कि नहीं। तो जो विब्रियो होता है, जो कि विब्रियो कॉलराई काला बीमारी का काजिंग एजेंट होता है, वो कामा शेप्ड होता है, ना कि इन्वर्टेड पीयर। दैट इज फोर्थ आंसर। लिखा से द करेक्ट मैच। ये भी क्वेश्चन इस बात पर है कि जितने टर्म आपकी किताब में लिखे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्या आप उनका मतलब एग्जैक्टली जानते हैं कि नहीं। देखिए पहला लिखा है कॉलरा, अभी मैंने बताया कि एक प्रकार का बीमारी होता है जिसका कॉजिंग एजेंट विब्रियो कॉलरी होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किंगडम मोनरा का सदस्य है, याद रखिएगा। फिर लिखा माइकोराइजा। आपसे बताया गया था कि फंजाई का बहुत से अलग अलग जीवों के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उसी इंटरेक्शन की एक टाइप है कि जब फंजाई का किसी हायर प्लांट, ठीक है, हायर प्लांट के साथ इंटरेक्शन हो तो इस चीज़ को बोलते हैं माइकोराइजा बोलते हैं। और ये किससे होता है, रूट से, जैसे फंजाई विथ पाइनस। तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ये बीमारी नहीं है। लाइकेन भी ठीक एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक, याद रखिएगा। क्या भाई, लाइकेन क्या, एल्गी फंजाई का सिम्बायोटिक, ये भी पैथोजन नहीं है। और बीएससी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये प्रियॉन से होने वाली बीमारी है और नॉर्मल फोलेट प्रोटीन से होने वाली बीमारी है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। दैट इज फर्स्ट आंसर, करेक्ट मैच। लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्गी। अब देखिए आर एच बिटेकर के अकॉर्डिंग जब आपने एल्गी बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सबके सब मल्टी सेलुलर चलेंगे, यहाँ पे सबके सब क्लोरोफिल वाले चलेंगे, ठीक। तो लिखा स्टार्च मेंटॉल आर टाइप स्टोर्ड फूड, बिल्कुल ये दोनों फियोफाइसी, ये क्लोरोफाइसी, ठीक है, ये क्लोरोफाइसी हो गया। और फिर उसके बाद लिखा स्टार्च मेंटॉल आर टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, ये गलत है भाई, ठीक। तो ये वाला सेंटेंस सही होगा, क्यों, ये फियोफाइसी में है और ये क्लोरोफाइसी में। फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन और टाइप ऑफ पिगमेंट है, बिल्कुल सही है, पिगमेंट है। अब कहाँ पे है, देखो फ्यूकोजेंथिन ये आपके फियोफाइसी है, फाइकोएरिथ्रिन कहाँ पर, रेड एल्गी में है। फ्लैगेलेटेड गैमीट्स पर क्लोरोफाइसी, ये ठीक है, लेकिन रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, नॉन मोटाइल, तो ये गलत है, इसके स्पोर और गैमीट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। फिर लिखा क्लोरोफिल ए इज नॉट प्रेजेंट ऑल क्लास ऑफ एल्गी। एल्गी का कोई भी क्लास ले, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सब में क्लोरोफिल ए है। क्यों, कि क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये साइनोबैक्टीरिया से लेके हायर सभी प्लांट में होता है, चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोहेंजी हो। तो क्लोरोफिल ए सभी यूकैरियोटिक प्लांट में है, किसमें, किसको छोड़ के, कस्कुटा को छोड़ करके। मतलब अगर कोई ग्रीन प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल ए रहेगा। तो भाई ये तो गलत है। तो मुझे क्या सही दिख रहा है, ए और बी,
क्या सही दिख रहा है मुझे आंसर? फोर्थ। फिर लिखा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये कहा गया था इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में ये कहा गया था कि इसमें एक सिस्टम होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इसके शरीर में होने वाले इसेंशियल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये डाइजेशन, ब्रीदिंग में और एक्सक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, ये सी फैन में नहीं है, क्योंकि सी फैन जो है वो सीलंट्रेटा का सही गलत हो गया। अब ऐसे ही वाटर कैनाल सिस्टम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी इसके जीवन की इसेंशियल सारी एक्टिविटी होती हैं उसी कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। कई सारे इसमें माउथ, छोटे छोटे माउथ की तरह काम करने वाले ऑस्टिया होते हैं, जिससे पानी अंदर आता है। फिर एक बड़ा सा माउथ होता है, मतलब ओपनिंग होती है ऑस्कुलम, उसके थ्रू पानी बाहर जाता है। और इसी पानी, घुले हुए पानी के माध्यम से गैमीट भी आता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, एक्सक्रीशन होता है, न्यूट्रिशन इसी के थ्रू आता है, एक गैस एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होता है। तो ये बात स्पंज दैट इज पोरीफेरा में होने वाला ये करेक्टर था। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा। तो मुझे पहला सेंटेंस गलत दिख रहा है, दूसरा सही दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? थर्ड। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिखा है स्टारफिश इज मेरीन एनिमल। ठीक, अब देखिए स्टारफिश मेरीन क्यों है? क्योंकि भैया ये तो इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है? एक्सक्लूसिवली मेरीन। क्या होता है? ये एक्सक्लूसिव मेरीन होता है। और डॉग फिश आपका कॉन्डेक्थिज है, तो इसके भी मेंबर जो होते हैं वो मेरीन होते हैं, याद रखिएगा। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये बहुत जरूरी है। कौन कौन से फाइलम एक्सक्लूसिव में? सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ये वो फाइलम है जो एक्सक्लूसिव मेरीन है। और दो सब फाइलम जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? मेरीन होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकार्टा, प्रोटोकार्डेटा। और उसमें पाइसेस में भी देखिए, जो आपका ऑस्टिक थीज होती है उसमें कुछ मेरीन कुछ फ्रेश वाटर है, जबकि कॉन्डिक थीज होती है वो मेरीन होती है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब देख कंपोजिटी आपको मालूम है बेसल प्रेजेंटेशन होता है, आपने कहाँ पढ़ा? जब आप मारीगोल्ड के बारे में पढ़े थे, आपकी एनसीईआरटी में लिखा मारीगोल्ड में, जिसमें आपका बेसल होता है। मारीगोल्ड किसका मेंबर है? कंपोजिटी का। ब्रेसिकेसी में पैरेटल प्रेजेंटेशन होता है, तो आपने पढ़ा ही है। मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल, क्या पढ़ा आपने? मस्टर्ड। फिर लेकिन मालवेसी में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, जैसे चाइना रोज। और पोएसी में वैक्सिलरी नहीं सर, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो फैबेसी फैमिली में है, याद रखिएगा। तो मुझे यही गलत दिख रहा, फोर्थ आंसर। अब लिखा है कि सर आपको ये बात इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सीखना है कि क्या पौधे के अलग अलग पार्ट के बारे में आप प्रॉपरली जानते हैं कि नहीं। लिखा है सॉइल एंड लीफ बेस्ड पल्विनस। आपने कभी आम का पत्ता उठाया हो ऐसे, तो वो कुछ ऐसे फूला हुआ रहता है, इसी को पल्विनस बोलते हैं, सॉइल एंड लीफ बेस। ठीक है, लेमाइना इसे बोलते हैं, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। अब देखिए ये कहा गया कि कैलिस, कोला, एंडोसियम, गाइनोसियम ये फ्लोरल के अपेंडेज होते हैं। अगर इनकी संख्या 3 3 के मल्टीपल हो, 3 6 9, 3 3 6 6 हो तो ट्राईमेरस, 4 4 हो तो टेट्रामेरस, 5 5 हो तो पेंटामेरस। तो मैं कह रहा हूँ ट्राईमेरस का मतलब फ्लोरल के अपेंडेज 3 के मल्टीपल में हो, ना कि 5 के, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा रेकिस की अगर हम बात करें, देखिए ये कहा गया नीम की पत्ती में कि पहले तो भाई ये सिंपल लीफ है, और जब इसका कटान इंसिजन आप करेंगे तो फिर यही पत्ती ये कुछ इस तरह से बन जाती है, ये पूरा ऐसे बन जाता है। और जो लेमाइना होती है वो ऐसे ऐसे बन जाती है। तो जो मिडरिव होता है, मिडरिव याद रखिएगा, जो मिडरिव होता है यही रेकिस बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेकिस हो जाता है। तो डिफरेंट मिडरिव ऑफ लीफ बिल्कुल सही है। तो मुझे यही गलत दिख रहा है, क्या? थर्ड। लिखा सेजा कर, ये आपको याद होना चाहिए भाई कि ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, ट्राइग्लिसराइड लिपिड है, यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड है, और इनुलिन का क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का एक पॉलीमर है भाई, याद रखिएगा। फिर लिखा ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। तो लिखा सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स, यूरिन न्यूक्लियोसाइड, और आपका इनुलिन क्या? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है, फर्स्ट। अब एक बात और, लिपिड एक बड़ी कैटेगरी है, इसमें ग्लिसरॉल भी आता है, ग्लिसराइड भी आता है, फैट्स भी आता है। ठीक है, और फैट्स को ही ग्लिसराइड कहते हैं। फैटी एसिड आता है, पामिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, जिंजली ऑयल, ये सब के सब लिपिड हैं। ग्लिसरॉल भी लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड भी लिपिड है, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड ये सिंपलेस्ट होता है, ये नॉन कायल है। क्यों? क्योंकि इसके ग्रुप जो होते हैं COOH, H H, और यहाँ पर ये आपका NH2, याद रखिएगा। तो ये नॉन कायल है, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट है। तो ये फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर।
फिर लिखा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मेनी बोनी फिशेस आर अमोनोटेलिक वाइल। ये बताया गया था कि जैसे जैसे हैबिटेट बदलता है उसी प्रकार से उसका स्केटरी पोर्ट बदलता है। ज़्यादा पानी वाले होंगे तो अमोनोटेलिक, थोड़े मीडियम वाटर यूरियोटेलिक, और कम पानी वाले बहुत होंगे तो यूरिकोटेलिक। ये कहा गया बोनी फिशेस जो होती हैं वो आपकी अमोनोटेलिक हैं। इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबिया अमोनोटेलिक, और मैमल और फ्रॉग क्या है, यूरियोटेलिक, ठीक है। लेकिन जब यूरिकोटेलिक की बात करेंगे आप तो रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्नेल, इंसेक्ट, ये यूरिकोटेलिक है। तो बर्ड्स क्या है, यूरिकोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है। तो ये गलत है, तो मुझे सही दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है। क्या आंसर आ गया, सेकंड। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए आपसे कहा गया था कि सपोज दैट, अब इसको सीखते कैसे। ये अपना हर्ट है, मान लीजिए ये हर्ट आपको दिख रहा है। यहां से देखिए, यहां से वेना केवा ऐसे आती है और यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकल के ऐसे चला जाता है लंग्स में, ठीक। और यहाँ से ये निकल रहा है पल्मोनरी वेन, क्या निकल रहा है, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से डार्सल एओर्टा। तो आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे एओर्टा हो, दोनों ही आर्टरी की ही टाइप है और ये ब्लड हार्ट से अवे दूर ले जाती है। इन दोनों में देखिए इसका ल्यूमेन कम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है भाई, ये आर्टरी है। ये पहचानना था आपको, ये आर्टरी है और ये वेन है, तो ये अवे ले जाएगा और ये टूवर्ड्स, क्यों। अब देखिए ये पल्मोनरी वेन है, ये हार्ट की तरफ ले जा रहा है, और फिर देखिए ये आपका पूरे शरीर से बॉडी वेना के हार्ट की ओर लेके जा रहा है। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का कंसेप्ट अलग है भाई, क्यों। यहाँ पर देखिए डी ऑक्स पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ से लेके जा रही है, ठीक। और ये डार्सल एओर्टा होते हुए ऑक्सीजन ब्लड लेके, इसका मतलब आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर ले जाती है, ये कहना गलत है। और वेन हमेशा हार्ट की तरफ डीऑक्सीजन ब्लड लेके आता है, ये कहना गलत है, क्यों। यहाँ पर ये वाला एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, क्यों, ये हार्ट की ओर तो ला रहा है लेकिन ये ऑक्सीजन ब्लड ला रहा है। तो ये क्वेश्चन इस बात पे था कि क्या ये बात आप जानते हैं कि आर्टरी ब्लड ले जाती अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स जो होता है कैरी टुवर्ड्स द ब्लड। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन पे ये बात नहीं लगेगी, ये बात याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये वाली एओर्टा तो लेके जा रही है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेट कहां से, अवे फ्रॉम हार्ट, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजन लेके जा रहा है। अब देखिए ये वेना केवा हार्ट की तरफ डीऑक्सीजन ब्लड लेके आ रहा है, जबकि ये पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजन ब्लड लेके, इसका मतलब ये दोनों बात केवल कैरी के लिए ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन के लिए नहीं सही है। तो ये दोनों सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहे हैं, दैट इज फोर्थ आंसर। ये वेन है, ये आर्टरी, क्यों, उनका लेमन कम है, ट्यूनिका मीडिया इसमें ठीक है भाई, फोर्थ आंसर। तो टुवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम हार्ट। अब लिखा फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। आपको बताया गया था कि प्रेडेशन से बचने के लिए बहुत सारे पौधे कुछ मार्फोलॉजिकल डिफेंस डेवलप करते हैं, कुछ केमिकल डिफेंस डेवलप करते हैं। उसी में केमिकल डिफेंस है कि जो मदार का पौधा होता है कैरोट्रोपिस, वो अपने अंदर एक हाईली टॉक्सिन सब्सटेंस डेवलप करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिससे कोई ब्राउजिंग एनिमल उसको खाता नहीं है। ऐसे एक तितली होती है मोनाज बटरफ्लाई, जो अपने कैटरपिलर स्टेज के दौरान ही एक हाईली डिस्टेस्टफुल एक टॉक्सिन डेवलप करती है, जिससे इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो ज़्यादातर पेटर्स को नहीं खाते, लेकिन जो उसका पेटर होता है वो बर्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। अब लिखा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे प्लांट के होते हैं जो बहुत ही एस्टोनॉसिंग वेराइटी के मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बी और डेवलप करते हैं। केमिकल मार्फोलॉजिकल डिफेंस में स्पाइन और थॉर्न कह सकते हैं, और केमिकल डिफेंस में क्या, कार्डियोग्लाइकोसाइड। तो भाई ये दोनों ठीक है, दैट इज फोर्थ आंसर। तो डिफेंस केमिकल और मार्फोलॉजिकल दोनों हो सकता है भाई, फोर्थ आंसर। लिखा है कि सही द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब देखिए पहली बात क्वेश्चन है आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब है कि हर वो मैकेनिज्म, हर वो स्ट्रक्चर जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो, इनकरेज हो, और इन सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो, डिस्करेज हो। जैसे कि हार्कोगेमी आपका बैरियर आ जाए, नॉट सिंक्रोनाइज हो मैच्योरिटी का, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्लांट पे। तो इतने चार चीजें आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं जिनके माध्यम से सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, डिस्करेज होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन इनकरेज। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब पॉलन ग्रेन इसी स्पीशीज का गिरे लेकिन ये इसको जर्मिनेट ना होने दें। अब देखिए मान लीजिए ये एंथर ऐसे है और आपका स्टिग्मा ये ऐसे उल्टा हो जाए,
इनकी पोजीशन बदल जाए और मैच्योरिटी पीरियड अलग हो जाए। स्टिग्मा मान ली रिसेप्टिव हो तो पॉलन ग्रेन मैच्योर ना हो, पॉलन ग्रेन मैच्योर स्टिग्मा, तो ये चीजें आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है जिनके माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है, इनकरेज होता है, और इन ब्रीडिंग जो होता है वो डिस्करेज होती है। तो इन सम स्पीसीज पॉलन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सम स्पीसीज में एंथर स्टिग्मा प्ले डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और कंटिन्यूड क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिफरेंस, नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए भाई, ये गलत है। और कहते हैं डायोसियस प्लांट में ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट होते हैं, केवल ऑटोगैमी प्रिवेंट नहीं होता। ऑटोगैमी जो होता है वो डायोसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल, ये फीमेल मेल हो गया और ये फीमेल। यहाँ पे ऑटोगैमी प्रिवेंट है, जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं है। लेकिन जब आप यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात करेंगे, मेल इधर और फीमेल इधर, तो यहाँ ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट है, तो ये गलत है। तो मुझे क्या सही दिख रहा है, ए और बी, दैट इज थर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, हार्ड कॉपी जो मिलेगी आपको उसमें इसका आंसर पहला दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या किया गया, थर्ड किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस भी गलत है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन बेनिफिकेशन भाई, तो ए और बी, तो इसका आंसर चेंज किया गया है 157 का थर्ड लिखा। आप देखिए यहाँ मैचिंग आपको UAU टायरोसिन दैट इज ए फोर्थ, CAU हिस्टिडीन बी थर्ड, और CGU आर्जिनिन सी फर्स्ट, और GGC डी सेकेंड। तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, इसकी ये जेनेटिक कोड आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। तो UAU टायरोसिन ए फोर्थ, और CAU हिस्टिडीन बी थर्ड, और CGU आर्जिनिन सी फर्स्ट, और GCC डी सेकेंड, थर्ड आंसर। अब देखिए ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोनों, ये क्या होगा, राउंड येलो ए फर्स्ट, ये हो गया राउंड ग्रीन, ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन, ये हो गया रिंकल्ड येलो, सब सही है। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। तो भाई देखिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब पेडिग्री हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से हम चीजों को डिफाइन करते हैं। ये वाला जो होता है स्क्वायर, ये मेल को करता है, ये सर्किल फीमेल को, और ऐसे तिरछा लिखा हो मान लो तो इसको सेक्स अनस्पेसिफाइड। और अगर एक डंडा बनाओ तो नॉर्मल वेटिंग, और दो डंडे बने कौन सा, जी मतलब बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में, डी फोर्थ। तो मुझे देखिए क्या दिख रहा है, ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। क्या आंसर आ गया, पहला। तो भाई ये आपको पहचानना था कौन सा क्या है। हाँ, इसमें से कोई भरा हुआ नहीं, अगर ये ऐसे होता, ऐसे डार्क सर्किल में अगर ये शेडेड होता तो ये डिजीज होता, याद रखिएगा। तो मुझे ये क्या दिख रहा है, ए मेल, फीमेल, सेक्स अनस्पेसिफाइड और कॉन्वेरी, तो ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए यहां पर आपसे ये पूछा, ये टोटल यहाँ लिखा है भाई, ये टोटल गुणसूत्र है। यहाँ ये नहीं पूछा गया कितने ऑटोसोम है, कितने सेक्स क्रोमोसोम है। आपको ये बताया गया था कि जब आप हनी बी की केस में देखे थे, हनी बी, तो उसमें कहा गया था कि फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे जब गैमीट बनता है तो उसमें 16 क्रोमोसोम आते हैं। और ड्रोन ड्रोन के पास 16 गुणसूत्र होते हैं और ये गैमीट बनाता है 16 वाला। इन दोनों के फर्टिलाइज से क्या बनती है, वर्कर, जिसमें कितने होंगे, 32। लेकिन जो ये फीमेल गैमीट है, इसी से 16 गुणसूत्र वाले से डायरेक्ट ये ड्रोन डेवलप हो जाता है, और ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है, बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल का निर्माण। तो इसमें 16 होता है, ये मेल होता है भाई। तो मेल हनी बी में कितना, 16, क्वीन में कितना, 32, वर्कर में कितना, 32। क्यों, जो वर्कर है ये फर्टिलाइजेशन से बना है और ये डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिस से बना हुआ है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है 44AA प्लस XO, ये ओ जीरो क्या है, माइनस में है, ये 44 से 45 टर्नर सिंड्रोम। और आपका डाउन सिंड्रोम में 44AA 45A प्लस XY अथवा XX दोनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑटोसोमल है, मेल फीमेल दोनों में होएगा। तो ये हो गया बी फर्स्ट। मेल हनी बी 16 गुणसूत्र, फीमेल हनी बी 32 गुणसूत्र। तो लिखा ए सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड, थर्ड आंसर। तो लिखा टर्नर सिंड्रोम। अब लिखा टर्नर सिंड्रोम में 45 ए सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम 45 ए सेकेंड, और डाउन सिंड्रोम में बी फर्स्ट 47, और मेल हनी बी में कितना हो गया, 16, और फीमेल हनी में कितने, 32, थर्ड आंसर। तो फिर से ये बात दिमाग में रखिए, यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम पूछा गया है, यहाँ ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो हनी बी में क्या होता है कि जो ये ड्रोन होता है, मेल हनी बी ड्रोन, ये डायरेक्ट फीमेल गैमीट से नेचुरल पार्थिन से डेवलप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है गैमीट में 16 हैं। तो मुझे टर्नर सिंड्रोम कितना दिख रहा है, 45 ए सेकेंड, डाउन सिंड्रोम में 47, और मेल हनी बी कितना हो गया, 16, सी फोर्थ, तो ये होगा डी थर्ड, थर्ड आंसर।
अब देखिए, आपको मालूम है जब आप टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आपने होमोजाइगस से कराया, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो मुझे कितना दिख रहा है 4 में 2, दैट इज 50-51:1। ठीक, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा था एंटी राइनम वाले केस में कि जब आपने कैपिटल आर और आर की सेल्फिंग कराई थी तो आपको क्या मिला था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। तो ये रेशियो हमें जीनोटाइप कितना मिला 1:2। लेकिन कमाल की बात है ये पिंक होता, जीनोटाइप फिनोटाइपिक सेम होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:1 आता है। और डाई हाइब्रिड में चूंकि आपके डाई एलिलिक है तो 1:1:1 जाएगा। हाँ, मोनो हाइब्रिड अभी आपने देखा कि जो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो जीनोटाइप है 1:2:1 आता है। यहाँ 3 नहीं होता भाई, याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, तो इनका यही पूछा गया फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपसे बताया गया था कई प्रकार के आपके कॉन्ट्रासेप्टिव थे। पहला नेचुरल या इसी को ट्रेडिशनल बोलते हैं, फिर बैरियर, आईओडी, पिल्स, इंजेक्शन या इम्प्लांट और स्टरलाइजेशन। तो जो आईओडी है उसमें फर्दर 3 प्रकार का था। पहला नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप, दूसरा कॉपर लीजिंग में मल्टीलोड 375, कॉपर टी कॉपर 7, और हार्मोन प्रोस्टासाइड और LNG20। तो जाहिर सी बात है मल्टीलोड 375 क्या हो गया, एक आईओडी हो गया, मुझे ए थर्ड दिख रहा है। वैसेक्टोमी स्टरलाइजेशन है, ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन है 20 सेकेंड, और सहेली क्या है, एक पिल्स है। ये नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन होता है जो कि CDI लखनऊ के साइंटिस्टों ने बनाया था, और ये 1 से वीक पाइल है, ए थर्ड, बी सेकेंड, सी फर्स्ट। लिखा विद फॉलोइंग इन नॉट ऑफ बार हॉट स्पॉट। आपको मालूम है कि हॉट स्पॉट वो जगह होती है जहां बहुत ही लिमिटेड स्पेस में नंबर ऑफ स्पीसीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको मालूम है जहां स्पीसीज ज़्यादा होंगे वहां कंपटीशन होगा, और ये कैसा होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होगा भाई। कम स्पेस में ज़्यादा आपके कम संसाधन भी रहता है, याद रखिएगा। तो ये क्या भाई, स्पेस कम है संसाधन भी कम है तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, हायर कंपटीशन। अब आपकी किताब में डेटा लिखा हुआ है कि एक समय दुनिया में 14% आपके क्या थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और आप बचे कितने, 6%। तो आप देख सकते हैं 6/14, ठीक है, 6/14 × 100, तो आप देख सकते हो आपके 8% लॉस हो गया, तो 8/14 × 100, ठीक है, 64 से 98, तो मतलब लगभग 56% आपका 50% से ज़्यादा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो लॉस हो चुका है। और ज़्यादातर हॉट स्पॉट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होते हैं, तो इसका मतलब जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है वहाँ पर एक्सप्रेस स्पीशीज लॉस है। क्यों, क्योंकि बायोडायवर्सिटी लॉस के 4 मुख्य कारणों में सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बताएगा। अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात स्पीशीज का भी लॉस हो रहा है, तो ये सही है भाई। इंडमिज्म होता है, इंडमिज्म का मतलब सपोज एक बड़ा सा हैबिटेट है, वहाँ कोई एक स्पीशीज ए पाई जाती है और केवल यहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं। जैसे कि आपके ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाते हैं, और स्पीशीज तो होती ही है। दैट इज फर्स्ट आंसर, विद द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन बट फर्स्ट आंसर। लिखा एज पिरामिड, आपकी किताब में 3 चीजें दी हुई हैं, एक्सपेंडिंग, और क्या दिया है सर, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। अब देखिए एक्सपेंडिंग का, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा सा ये ऐसे बना है, और उसके बाद ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, इन्हीं को यंग बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एज पिरामिड इज ब्रॉड बेस, क्या इंडिकेट करता है, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। और जब आप स्टेबल का बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बराबर होता है भाई, याद रखिएगा, ठीक। और कहीं पर भी ओल्ड इंडिविजुअल का परसेंटेज ज़्यादा है ही नहीं, तो ये तो पहले गलत। स्टेबल पर लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, ये भी गलत था। अगर इसको हम ज़्यादा मान भी लें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, तो यहाँ पर ज़्यादा की बात नहीं कर सकते। ज़्यादा तो आप तब करते हैं जब 2 चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये कम है, ज़्यादा है, तो यही जाएगा आंसर। फिर क्या हो जाएगा, हाई यंग इंडिविजुअल, ये एक्सपेंडिंग की बात कर रहे हैं। लिखा स्टडी, आपको मालूम है कि सपोज एक जीव है ए, ठीक, और यहीं पास में बी सी डी, और ये बड़ा सा हैबिटेट है, यहाँ पर एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ये आपके ए बायोटिक हो गए और ये बायोटिक हो गए। तो इस ए स्पीसीज का अपने सराउंडिंग के ए बायोटिक और अपने सराउंडिंग के बायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसकी अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक। और एक पूरे आपके नेचर या प्रकृति का जो आप कोई स्पेसिफाइड हैबिटेट मान लें, कोई तालाब मान लें, कोई समंदर मान लें, कोई जंगल मान लें, वहाँ पर इस ए का अपने सराउंडिंग
आपके ABCD अलग दूसरे बायोटिक और एबायोटिक जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम स्टडी नहीं है, ये गलती मत करना सर कि हम तो इकोसिस्टम लगा दिए। इकोसिस्टम अध्ययन नहीं है, वो केवल फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, प्रकृति का एक स्पेसिफाइड। ये ग्रासलैंड हो सकता है, ये ट्री इकोसिस्टम हो सकता है, ये पॉन्ड हो सकता है, ये तालाब हो सकता है, ये नदी हो सकता है, समंदर हो सकता है, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफाइड एरिया जहां पर एबायोटिक बायोटिक कंपाउंड हो और इनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम हो, इसके अध्ययन को इकोलॉजी। तो जो क्वेश्चन स्टडी के लिए है। फाइटोजियोग्राफी का मतलब आप बड़ा सा कोई हैबिटेट लें और यहाँ पर पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ABCD में ढेर सारे प्लांट हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और जो फैक्टर हैं यहाँ पर इन जिन फैक्टर की वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो रहा है उसके अध्ययन को बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। मतलब किसी बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में पौधे किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जो फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करते हैं इस पूरे अध्ययन को बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। और इथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, कैसे एक एनिमल अपने दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट करता है, कैसे पेटर बनता है, कैसे आपस में ब्रीडिंग करता है, कैसे साथ रहते हैं, कैसे साथ जीते हैं, इस पूरे एनिमल बिहेवियर के अध्ययन को बोलते हैं इथोलॉजी। फर्स्ट आंसर लिखा विद द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ ए डिजीज विथ इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब यहाँ पे डिजीज कॉजेटिव लिखा है, आपको मालूम था जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना डिजीज अकेले इंपॉर्टेंट है। अब टाइफॉइड साल भर टाइफी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल है और एक प्रकार का ये पैथोजन, याद रखिएगा। लेकिन ये इंस्पायर्ड एयर नहीं है, ये इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड से होगा, वाटर बॉन्ड, ये गलत है। फिर लिखा निमोनिया स्टेप्टोको निमोनिया हीमोफिलस, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बिल्कुल सही है। एलिफेंटासिस बुचेरिया पेनक्राफ्टा ये हेलमेंथीज है और बुचेरिया मेलाई भी स्पीसीज होती है, लेकिन ये बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स से होगा भाई, याद रखना। तो ये गलत है, ये वेक्टर बॉन्ड ये डाइजेंटिक है। ये मलेरिया प्लाज्मा वाइवेक्स से होता है लेकिन ये फीमेल होना चाहिए, दैट इज ये फीमेल होना चाहिए, गलत है। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। लिखा इन सेल ट्रांसक्रिप्शन, आपको इतना पता था कि आप यूकैरियोटिक में एक न्यूक्लियस होता है जो आपका क्रोमोसोम DNA अंदर ही है, पहले यहाँ mRNA बनेगा और उसके बाद स्प्लाइसिंग वगैरह हो करके ये प्रोसेस होके बाहर आएगा, सब कुछ बाहर तब आता, ये प्रोसेस होके बाहर आता, याद रखिएगा। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा भाई, सेकेंड आंसर। लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पर DNA इनका बेसिकली नेक्ड है, सेकेंड आंसर। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज मेनली बाय सिगरेट डिसऑर्डर, ये तो एम्फाइसीमा आप जमाने से याद करते हैं। इसमें क्या होता है? एल्वेलाई में सरफेस एरिया घटती से प्रॉपर गैस एक्सचेंज क्या होता है? प्रभावित होता है। अस्थमा आप जानते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है। अब देखिए आपको मालूम है कि हमारे शरीर में CO2 जब बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। अगर हम ज़्यादा वेंटिलेशन करें, बहुत तेज से सांस बाहर क्यों निकालें, हाइपर वेंटिलेशन मतलब शरीर से एयर ज़्यादा बाहर फेंकेंगे तो CO2 ज़्यादा बाहर निकल जाएगी, तो शरीर में एल्कलाइन कंडीशन बढ़ेगी, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक। और एक कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारे शरीर से जो केटाबॉलिक रेस्पिरेशन के दौरान CO2 पैदा हो रही है हमारे सेल्स में, वो प्रॉपरली लंग्स के थ्रू बाहर ना जाए, मतलब CO2 का ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में हो रहा है, तो इससे एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी नॉर्मल के कंपेयर में, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दैट इज थर्ड आंसर, एम्फाइसेमा। अब लिखा है फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ कुछ नहीं सर, NADH तो आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व था, ये तो आप जमाने से जान रहे हैं। और लाइट रिएक्शन का ADP NADP ऑक्सीजन था ही, ये तो आपको पता है। लाइट रिएक्शन की फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों चलते थे साथ में, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों वहां पर आपने देखा ही था कि क्या बनता था, ATP NADH और ऑक्सीजन तीनों बनते थे, और यही ATP NADPH आपके कहाँ इस्तेमाल होते थे? बायोसिंथेटिक फेज में, ये तो आपको पता ही है। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर? सेकेंड। लिखा कोलेजन, ये आपको पता है ये फाइबरस प्रोटीन है, ऐसे ही आपका रेटिकुलिन, इलास्टिन और ग्लोबुलर मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो ये है नहीं, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये कहा गया है कि आपके जितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना अकेला ये इंपॉर्टेंट किस सन में किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले DNA को एज ए एसिडिक सब्सटेंस फ्रेडरिक मिक्सचर ने देखा था 1869 में। ये पहली डिस्कवरी थी किसके लिए? आपके DNA के लिए। 1953 में डबल हेलिकल मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया। 1928 में ग्रिफिथ ने सर्च करने के लिए कौन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, कौन जेनेटिक मटेरियल है, 1900 क्या किया? ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया? चूहा लिया और बैक्टीरिया लिया था।
तो ये आ गया सी। 1952 में हर्षे चेस ने इस बात को प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन 3 प्रोसेस लिए जिसमें बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया लिया था। तो मुझे ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ दिख रहा है फर्स्ट आंसर। लिखा सेट द कट मैच फॉर रेप्लिकेशन। अब देखिए ध्यान से, जब आपने रेप्लिकेशन देखा था तो भाई साहब पहले तो ये 3-5 इस चीज को समझते हैं और ये 3-5 और जब ये ओपनिंग खुलती है बच्चों, ये ऐसे ओपनिंग खुल जाती है। अब एक कमाल, ओपनिंग ऊपर खुल रही है, ध्यान रखिएगा, ये 3 और ये 5, ये 3-5। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये कंटिन्यूअस ऐसे बनता चला जाता है डीएनए, और इस वाले पे ऐसे टुकड़ों में बनता है ऐसे, ठीक है। और जब यहां हो जाता है फोर्क और खुलता है, फिर ये पीछे जाता है। इसी को आप बोलते हो ओका जाकी फ्रेगमेंट। अब देखिए इस वाले को बोलते हैं टेम्पलेट 3-5, इसको टेम्पलेट बोलते हैं 5-3। क्यों? फोर्क इधर से ही खुल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो लिखा कि टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3-5 पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5-3, क्यों? आपने इधर से ही खोला है। आप तो यही कहोगे सर कि हमेशा टेम्पलेट 3-5 होता है, उस पर रेप्लिकेशन 5-3 होता। नहीं, खुल इधर रहा है तो दोनों पोलैरिटी हम इधर से ही मानेंगे। तो 3-5, 5-3। तो भैया इस पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। आपको मालूम है कि जो जीटीपी, सीटीपी होते ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है न्यूक्लियोटाइड ए सबस्ट्रेट, और जब फॉस्फेट यहाँ से टूट के बाहर निकलता है तो वो एनर्जी पर, क्योंकि बॉन्ड टूटने से एनर्जी पैदा होती है और यही एनर्जी आपके रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो जीटीपी सीटीपी होते हैं ग्वानोसिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डुअल पर्पस के काम करते हैं, ये एनर्जी भी करते हैं और सबस्ट्रेट भी करते हैं। तो भाई साहब डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एनर्जी एक्सपेंसिव, तो मुझे ये सब के सब सही दिख रहे हैं ऑल, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर लिखा है कि करेक्ट स्टैंड फॉर ह्यूमन, कुछ नहीं, एवरेज प्रेगनेंसी तो 9 महीने का होता ही है, और स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही है। क्यों? सबसे पहले हल्का सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऑक्सीटोसिन को, ब्रेन को गया सिग्नल, तो वहां से हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन, और तो इससे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, याद रखिए। लेकिन पहले रिफ्लेक्स डेवलप होता है। रिफ्लेक्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलेटरी दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन और कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये बात सही है कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक, XX फीमेल, XX फीमेल, और XY मेल और XY मेल। अब देखिए इसके X की वजह से और इन दोनों के X की वजह से ये बात नहीं तय होती कौन लड़का कौन लड़की, लेकिन मेल के Y क्रोमोसोम से ये बात तय हो रही है कि कौन लड़का बनेगा कौन लड़की। इसका मतलब सेक्स जो डिसाइड करने की बात होती है वो मदर के नहीं, फादर के थ्रू होती है। लेकिन एनसीईआरटी ने ये चैप्टर 5 में बात कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सोसाइटी में कि आज भी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ही कोसा जाता है कि भैया तुम बार बार कहीं लड़की पैदा कर रहे हो, तुम बेकार हो, हमारे घर खानदान खत्म कर दिया, ये वो दुनिया भर का। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, क्योंकि ये इलिटरेसी थी हमारे समाज की कि भाई साहब लड़का मतलब फादर जिम्मेदार होता है, लड़का हुआ कि लड़की होगी। क्या आंसर आ गया इसमें? फोर्थ आंसर। अब देखिए सदा पोलर बॉडी, आपको समझ लीजिए कि वो आपके वो जेनेसिस में चाहे प्राइमरी पोलर बॉडी हो, चाहे सेकेंड पोलर बॉडी हो, और चाहे आपका सेकेंडरी साइट ओवम हो, ये सब के सब हेप्लॉइड होते हैं। स्पर्म, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ हेप्लॉइड है। मावला ब्लास्टोसिस्ट एक टाइप ऑफ, यही ब्लास्टोसिस्ट का जब यूट्रस की वॉल पर अटैच होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। यहीं से एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। रिलैक्सिन ओवरी प्लेसेंटा दोनों से निकलता है, क्योंकि इसकी जरूरत होती है ज्यादा कब पार्टीशन के समय, इसलिए भगवान ने इसके 2 रास्ते बनाए कि दोनों से निकले, ठीक। फोर्थ आंसर। अब लिखा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर, ईटीसी। तो ये क्या होगा? लिम्बिक सिस्टम, एमाइगडाला और हाइपोथैलेमस, ये मिल करके इसमें आपका सेक्सुअल बिहेवियर है, एक दूसरे के मेल फीमेल का अट्रैक्शन है, कई चीजें हैं इसमें। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस आएगा थर्ड आंसर। अब देखिए डायनासोर डोमिनेट इन द वर्ल्ड, सबसे पहले याद रखिएगा आपकी किताब में A² P² MC ये होते हैं एरा। सबसे बड़ा एरा होता है, उसके बाद पीरियड होता है, उसके बाद होता है आपका इपॉच, ठीक। तो भैया ये हो गया सबसे पहले एजोइक,
उसके बाद आर्कियोजोइक, ये सवाल 24 में आया हुआ याद रखिएगा। और उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, और उसके बाद मीजोजोइक, और उसके बाद सीनोजोइक। समझ गए आप लोग। अब आपकी एनसीईआरटी पैलियोजोइक से दिया हुआ है। ये तो हमने एरा बता दिए, इनके फिर फर्दर पीरियड होते हैं। तो जो मीजोजोइक होता है इसमें ही रेप्टाइल सबसे डेवलप हुए, डोमिनेट हुए। लेकिन जो डायनासोर होता है वो इसके जुरासिक पीरियड में आपका डोमिनेट हुआ। तो सबसे पहला जो इसका पीरियड ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये 3 पीरियड होते हैं, इसके याद रखिएगा। सीनोजोइक के, टर्सरी, क्वाटरनरी। इस समय क्वाटरनरी पीरियड चल रहा है और पीरियड के बाद चलता है इपॉच। तो हम लोग का इपॉच की चर्चा, लेकिन इपॉच कोर्स में है नहीं, आपको केवल एरा ऑफ पीरियड याद रखना है। तो एजोइक में कोई लाइफ नहीं थी, जिसमें सारे आपके प्लैनेट्स बन गए थे, जितने ग्रह उपग्रह हैं सब बन गए। आर्कियोजोइक में केवल बैक्टीरिया तक बना था। प्रोटोजोइक में आपके जितने एनिमल्स वगैरह हैं वो सब बन गए थे, और अप टू आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद पैलियोजोइक में तो आपने पता है कि जो आपका आर्थ्रोपोडा और डोमिनेट हुआ, डाइवर्सिफाइड हुआ, मछलियां वगैरह इसमें आ गई। तो भैया आपसे पूछा गया, एरा पूछा गया, तो मीजोजोइक लगाएंगे आंसर। ये आपका पीरियड है, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे जल्दी में जुरासिक लगा देंगे, गलती मत करिए, एरा पूछा गया है। थर्ड आंसर लिखा डॉर्फनेस। आपको मालूम है कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये डॉर्फ प्लांट है, कैपिटल टी ये लॉन्ग प्लांट है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको मालूम है कि जिबेलिन जो होता है वो इंटरनोड को बढ़ा के पौधे की लंबाई बढ़ा देता है। तो अगर मैंने इस पे जिबेलिन छिड़क दिया तो मैं देख रहा हूँ कि ये भी ऐसे लंबा हो गया। तो इसको बोलते हैं फिनोकॉपी बोलते हैं, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी। तो ये जेनेटिकली क्या होता है, जीनोटिपिकली ये ड्वार्फ होता है, लेकिन फिनोटिकली हमें क्या दिखता है, लॉन्ग दिखता है। तो मैं कह रहा हूँ कि डॉर्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस प्लांट क्या, जिबेलिक एसिड। दैट इज सेकेंड आंसर। ठीक, तो है तो एक्चुअल में स्मॉल टी, लेकिन आपने हार्मोन देकर इसकी लंबाई बढ़ाई है। लिखा है नॉन प्रोटीन से आपको जमाने से याद था कि एक आपका जो आरएनए होता है 23S आरएनए, इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने के लिए, कैटलाइज करना ट्रांसलेशन में। तो क्या होगा, राइबोजाइम। और ये नॉन प्रोटीन होता है, ये सब के सब आपके प्रोटीन है, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर डीवरीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी। इन्होंने कहा था, डीवरीज जब आए तो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से थोड़ा सा आगे गए। इन्होंने कहा कि नहीं, नेचर में एकाएक सडन चेंज होता है जीन में। जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीसीज थी, इसके जीन में चेंज हुआ तो भाई बी बन गई, बी में चेंज हुआ तो सी बन गई। अब इन तीनों में सडन चेंज होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा जो ज़्यादा एडाप्टिव होता है वो आगे चल के फिर इवॉल्व कर जाता है। लेकिन जो डार्विन कहते थे वो कहते थे कि नहीं, धीरे धीरे चेंज आता है, धीरे धीरे वेरिएशन आता है। और इनका कहना कि सडन, इसी को इन्होंने टर्म दिया साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही बार में, एक ही 2 जनरेशन में एक बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो कुछ जगहों पर डार्विन की थ्योरी थोड़ी बहुत सही है, कुछ जगहों पर ह्यूगो डीवरीज। क्यों, जब डार्विन से पूछा गया था कि जिस वेरिएशन की आप बात कर रहे हैं ज़माने से, कि भाई एक दिए गए पॉपुलेशन, एक दिए गए हैबिटेट में बहुत सारे प्रकार के पॉपुलेशन होते हैं, बहुत प्रकार की वेरिएशन होती है जो नेचर को अडॉप्ट करती है, सर्वाइव करती है, इवॉल्व करती है, आगे बढ़ जाती है, उसका नंबर बढ़ता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि ये वेरिएशन कहाँ से आए, सोर्स ऑफ वेरिएशन, काज ऑफ वेरिएशन, ओरिजिन, वो नहीं बता पाए। तो इसके आगे आपके फिर ह्यूगो डीवरीज या जिन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी, तब जेनेटिक्स प्रॉपर्ली खोज ली गई थी, म्यूटेशन वाले लोग जानने लगे थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, नेचर में समय समय पर म्यूटेशन होते हैं और इसके म्यूटेशन से बड़ा चेंज आता है पॉपुलेशन में, तो वहाँ से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, जो बेटर होता है वो इवॉल्व करता है। तो इन्होंने काम किया था इवनिंग प्रोरोज नाम के एक प्लांट में, जिसका साइंटिफिक नेम ओनोथेरा लेमार्कियाना है। दैट इज थर्ड आंसर, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप मेरे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। पेपर जिस उद्देश्य, जिस पर्पज से बनाया गया, उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा कई सारे पॉइंट्स बता दिए, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैंने सीखा है तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग भी सीखे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, अगले पेपर डिस्कशन के या रैपिड फायर के माध्यम से हमारे इस चैनल पर, न्यू लाइट नीट और न्यू लाइट प्रयास में। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।